हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको डेली 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। जिसमें अभी तक हम इसके डे 6 तक कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा डे है वह डे 7 है। डे 7 के अंतर्गत हम पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखने के पहले आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जितने भी कोर्स कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्यों की संख्या थी। तो ऑप्शन ए दिया गया है 12, ऑप्शन बी आता है 14, ऑप्शन सी आता है 15 और ऑप्शन डी आता है 13। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 हुआ करती थी। तो 15 थी। तो 15 सदस्यों की संख्या थी। इनके सदन में इनके नामों को भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी महिलाएं थी जो 15 सदस्य थीं। तो इसमें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणाणी वेल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये प्रमुख 15 महिलाएं जो संविधान सभा में महिला सदस्य रही हैं। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला सदस्यों के नाम पूछ लिए जाएंगे। जैसा अभी हमने क्वेश्चन पूछा है तो उस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये भी होता है कि 4-5 महिलाओं के नाम दिए जाते हैं, तो उसमें बताना होता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये इस तरीके से क्वेश्चन को एक तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वह सी है, जिसमें 15 है। तो इस तरीके से इनके नामों का उल्लेख है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन बी दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन सी दिया गया है लॉर्ड मिंटो को और ऑप्शन डी दिया गया है लॉर्ड मैकाले को। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सही होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है जो कि इस प्रश्न की व्याख्या करता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आता है। तो ऑप्शन सी इसमें लॉर्ड मिंटो आता है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो इस तरीके से जो सांप्रदायिक निर्वाचन के संदर्भ में है तो वह भारतीय के परिषद अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और यह पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्येक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया था इसके अंतर्गत, और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की हुई थी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरीके से इसकी उपरोक्त व्याख्या रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया गया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी दिया गया है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी दिया गया है 11 दिसंबर 1946। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसमें बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए होता है कि प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए तो इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं कि BNR राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इसके अंतर्गत 7 है, मतलब कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हुआ करते थे। और इनको जो प्रारूप समिति का एक जो प्रारूप है वह किसके द्वारा इसका विचार विमर्श किया गया था,
बी एन राव के द्वारा। यह संविधान सभा ने इस संकल्प पारित को 29 अगस्त 1947 को इसे स्वीकार किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और 7 अन्य सदस्य थे। तो इनके संदर्भ में जो भी प्रारूप समिति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इसके रिलेटेड इसकी उपरोक्त व्याख्या है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन ए दिया गया है 38वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी आता है 24वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी आता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन मार्क है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका भारतीय संविधान में प्रस्तावना में देखा जाए तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन का उत्तर जो है वह तो बी है, लेकिन इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के समय। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दिया गया है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी दिया गया है 6वीं अनुसूची और ऑप्शन डी आता है 7वीं अनुसूची। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये जो उल्लेख है वह आपकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। साथ ही साथ आपकी जो 4वीं अनुसूची है, 4वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया और 7वीं अनुसूची में केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी 3 अनुसूचियाँ जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख आपकी अनुसूचियाँ हैं जिसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान दिए गए। तो आपकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। 4वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की दिया गया, जिसके अंतर्गत 300 अनुसूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को आपका दिया गया है। तो इस तरीके से इसकी उपरोक्त व्याख्या है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी आता है 5 से 11, ऑप्शन सी आता है अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद डी आता है ऑप्शन डी आता है अनुच्छेद 36 से 51। तो आपको भारतीय नागरिकता के बारे में बताना है कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। चलिए तो इसके अंतर्गत व्याख्या को जान लेते हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान में इसके संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया, जिसमें कि ये भाग 1 के अंतर्गत आता है, जो संघ से राज्य क्षेत्र वह भाग 1 के अंतर्गत आता है। भाग 2 के अंतर्गत आपकी नागरिकता आती है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसमें दिया गया। फिर भाग 3 के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार आते हैं, जो कि पार्ट 3 में है, जो अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक के कवर करते हैं। और भाग 4 के अंतर्गत आपके नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से ये इसकी उपरोक्त व्याख्या रही, जिसमें कौन से अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं इसके अंतर्गत जाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है 14 से 18 में, ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में और अनुच्छेद डी दिया गया है 29 से 30 में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये उपरोक्त अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन एक तरीके से डी होगा, क्योंकि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत दिया गया है।
तो इसकी व्याख्या आपकी यही है कि इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा 29 से 30 आएगा। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में दिया गया है। आपको बता दें कि आपके भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस तरीके के ये प्रमुख अधिकार आते हैं, जिसमें ये प्रमुख प्रावधान इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 के 29 से 30 में आते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो मौलिक अधिकार की संकल्पना के संदर्भ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी आता है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी आता है जर्मनी के संविधान से और ऑप्शन डी आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन से संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो मौलिक अधिकार की संकल्पना ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हो और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसमें महाभियोग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी आता है अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी आता है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी आता है अनुच्छेद 55। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद में महाभियोग का जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान दिया गया। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और जिस पर वह सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। तो मतलब कि इसमें जो महाभियोग लगाए जाते हैं राष्ट्रपति पर वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। दूसरा ये कि इसे राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाया जाए तो इसमें 14 दिन पूर्व सूचना देनी, लिखित में सूचना देनी होगी और वह सदन के 1/4 सदस्यों की उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 72, ऑप्शन बी आता है 123, ऑप्शन सी आता है अनुच्छेद 52 और ऑप्शन डी आता है अनुच्छेद 63। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। इसके अंतर्गत व्याख्या देख लेते हैं कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है, जबकि दोनों सदन सत्र में होते हैं और राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। तो इस तरीके से ये उपरोक्त व्याख्या है जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में है। यहाँ पर ये आज की हमारी जो सीरीज है वह फिनिश होती है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जो कि पॉलिटी के थे। कल आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और आपको टॉपिक भी पहले बता दिया जाएगा ताकि आप वो टॉपिक पढ़ सकें और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।